हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंप अप क्लासेस। माई सेल्फ अभिमन्यु कुमार। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को कि जो भी क्लासेस मैं अभी ले रहा हूँ आपकी यूट्यूब पे, ये वैसे बच्चों के लिए है जो सिर्फ क्लास के मतलब जो स्कूल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको पास करना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को शुरू से ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करते हैं, तो उनके लिए मैं सेम टॉपिक पे बहुत ही डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो आप वेट कर ले उसके लिए। तो आज की जो वीडियो है और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो डाला है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिर्फ स्कूल्स के एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको सेल वॉल, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में बता दिया था। जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स रह गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स जो रह गए हैं उनमें पहला तो है क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. Second is vacuole. Third is mitochondria. तो एक एक करके समझते हैं इसे। फर्स्ट है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ओके। और इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स क्लोरोफिल। सो इट कंटेन्स chlorophyll which help in photosynthesis. So it is a site of photosynthesis. Okay, my dear students. Second is vacuole. Vacuole क्या होता है? This is also a large पार्ट ऑफ होता है, ये दोनों में, बट जो इसका लार्जर पोर्शन होता है, मतलब एक वैक्यूल जो होता है एक लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट होता है आपके किस में? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल में होता है उसका साइज छोटा होता है, ओके। सो इट इज लार्ज इन प्लांट सेल, लार्ज इन प्लांट सेल्स। और इसका ये काम क्या है? इट स्टोर्स वाटर एंड फूड वेस्ट, सॉरी फूड एंड वेस्ट। थर्ड इज व्हाट? ये सेल को टर्जिडिटी देने में हेल्प करता है, मतलब इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। सो टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? That it maintains cell shape. ओके, अच्छी बात है। थर्ड आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। So we know that mitochondria is known as, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे चीख के कह रहे होंगे पावर हाउस। यस, सो इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ व्हाट? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकंड इज व्हाट? इट रिलीजेस एनर्जी ड्यूरिंग what? During respiration.
स्टूडेंट्स, गुड। तो ये कुछ पॉइंट थे एक्स्ट्रा जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, ये कुछ रिमेनिंग एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स थे। ओके, अब हम चले आते हैं अपने फिर टॉपिक पे, वेरिएशन। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ओके, सो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? वेरिएशन in shape and structure of cells. तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इससे जैसे सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब उनके जो शेप है वो डिपेंड करते हैं किस पे? उनके फंक्शंस पे। तो जैसा फंक्शन होगा सेल्स का वैसे ही उनके शेप होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूँ मसल सेल। ओके, सो मसल सेल जो है उसका शेप क्या होगा? तो वो स्पेंडल शेप का होता है, स्पेंडल शेप, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेंडल शेप क्या करता है? स्पेंडल शेप क्यों होता है और स्पेंडल शेप से मदद क्या मिलती है हमें? सो इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सिमिलरली सेकंड जैसे ले लेते हैं नर्व सेल। नर्व सेल, तो नर्व सेल कैसा होता है? ये लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है। सो इट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ओके, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होने के क्या फायदे हैं और इसका काम क्या करता क्या है? सो इट हेल्प्स ट्रांसमिट मैसेजेस। मैसेजेस कहाँ? ब्रेन को, ठीक है। अगर आपको कहीं चोट लग जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो मोटर नर्व यूज़ करते हैं, वो आपके नर्व सेल तक पहुंचाते हैं आपके सारे इंफॉर्मेशन को। ओके, सो इसीलिए वो क्या होते हैं? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, सारे मैसेज को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा? चीक सेल। चीक सेल्स कैसे होते हैं? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया। चीक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर। सो इट इज फ्लैट। और इसका काम क्या होता है? जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर, सो इट यूज फॉर प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन। अब प्लांट की बात करें, प्लांट में जैसे ले लेते हैं, तो प्लांट का होता है जाइलम सेल, ठीक है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इट इज अ ट्यूब लाइक, ठीक है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका क्या काम होता है ट्यूब लाइक से? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करता है। सो इट ट्रांसपोर्ट वाटर। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब ये तो बात साबित हो गई कि जो भी सेल के स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करते हैं? सेल के सारे स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उसके फंक्शन पे, ठीक है। जैसा सेल का फंक्शन वैसे ही उसका स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू फंक्शन। Function of what? Function of cells. Now, next topic is levels of
organization in living organism. ओके, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्डर्स क्या हैं, जिसमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो लेवल है वो जो अरेंज्ड हैं, क्या ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर देखते हैं। सबसे छोटा सेल, सेल को मिलाया क्या बना, टिश्यू। टिश्यू when comes together forms organ. Organ when comes together form organ system. और सारे ऑर्गन सिस्टम जब साथ में काम करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ओके, सो सेल्स तो मैंने पढ़ा दिया आपको, सेल का डेफिनेशन, सेल का डेफिनेशन भी बता दिया ऊपर आपको। टिश्यू क्या होता है, what is tissue? So it is basically a group of similar cells performing the same function okay, so it is what a groups of similar cells which is performing the same function. Okay my dear students, clear? Now when these tissues come together or collectively is known as organs. Okay, so what are the definition of organ? It is a group of different tissues. When these different tissues work together are known as organ. अभी बताया आपको. So group of different tissues working together. Okay. Similarly, when these all organ come together, perform major function, तो उसे क्या कह देते हैं, organ system. So next is organ system. Organ system क्या होता है, group of organs performing a major function. क्या मेजर फंक्शन, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ओके, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या हो गए, ऑर्गन सिस्टम के वर्क हो गए, जो सारे ऑर्गन कलेक्टिवली ग्रुप में करते हैं. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया. उम्मीद करता हूँ मैं कि ये इतनी सारी चीज़ें जो अभी तक बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब सबसे पहला सवाल जो ये उठता है, मैंने यह क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, दैट व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है. तो जैसा कि हमें पता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दैट आर सो स्मॉल दैट दे इवन कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप. पहले भी आपको पहले स्लाइड में अगर आप देखोगे तो मैंने ये चीज़ें बताई है आपको कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस जगत में एक्टिव तो है और अलाइव भी है, बट हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. क्लियर है. तो
अब नेकेड आई का मतलब क्या होता है बच्चों? नेकेड आई का मतलब होता है जब आप किसी भी बिना एडेड डिवाइस के आप डायरेक्ट अपनी आंखों से देखते हो तो उसे नग्न आंखों से देखना कहते हैं। वैसे भी प्रकृति जो होती है बच्चों वो नग्न नहीं होती है, आवरण तो हम इंसानों ने उस पर चढ़ा दिया है। तो प्रकृति ने हमें सब कुछ नग्न ही दिया है, जो जैसा है वैसा है। उस पर आवरण चढ़ा के देखना या आवरण चढ़ाना यह हम इंसानों का काम है, प्रकृति का नहीं। ओके, बैक टू आवर टॉपिक। सो मैं क्या कर रहा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसे देखा कैसे जाए? तो मैंने बताया था कि उसे देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो माइक्रोस्कोप से देखे गए जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए नाम भी पड़ा है माइक्रो। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले जो बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समटाइम दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। ठीक है बच्चों, तो या तो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या इसे माइक्रोब कहते हैं। तो डेफिनेशन जब लिखने की बारी आएगी इसकी तो आप कैसे लिखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? सो एनी लिविंग organisms that are too small to be seen with the naked eye। तो जो भी आप अपनी इस नग्न आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ टाइप्स भी होंगे। सो ऑब्वियसली टाइप्स भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इंसान है तो इंसान के टाइप भी हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई कुछ और है, कोई कुछ है। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या है टाइप्स? पहला है बैक्टीरिया। ठीक है, पहला क्या है बच्चों? बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोटोजोआ। वेरी गुड। व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज fungi. Fourth is algae and fifth is viruses. Okay, that is acellular। वो मैं आपको अगर वो इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरे डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इन डेप्थ। ये तो मैं बस आपको एग्जामिनेशन पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, नाउ अब अगर ये सारे के सारे टाइप्स हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, वायरसेस, तो कुछ शेप भी होंगे इनके। क्या क्या शेप्स ऑब्जर्व किए गए अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो देखते हैं। तो शेप्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने ले लिया, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा। अमीबा को हमने चेक किया, ठीक है, तो अमीबा कैसा शेप आया? इर्रेगुलर शेप। ठीक है। दूसरा जैसे हमने पारामीशियम को ले लिया, पारामीशियम को देखा हमने, ठीक है, तो पारामीशियम का शेप क्या निकला? स्लीपर। कैसा शेप है? स्लीपर शेप्ड। क्लियर है? उसी तरह जैसे हमने बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसा है कि भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके शेप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा स्फेरिकल शेप
spherical, rod like, spiral, comma, yes you heard it correct, comma, ठीक है, मतलब कॉमा टाइप स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फोटोग्राफ्स में देख सकते हो। सारे स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिए, स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल एंड कॉमा। अब एक एक करके, जैसे आपको अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया आपने तो 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। वायरस के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। वायरस का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप वायरस का डेफिनेशन नोट कर लेंगे। इट इज एन एसेलुलर microscopic entity that reproduces only inside a living होस्ट सेल। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि ऐसा माइक्रोस्कोपिक एंटिटी जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड में कोरोना वायरस आपने नाम सुना होगा, तो वो तभी सरवाइव कर सकता है जब वो किसी न किसी होस्ट के अंदर हो। तो कोरोना ऐसे सरवाइव नहीं करता। अगर आप उसे कोरोना अगर बाहर ऐसे छोड़ दिया आपने रास्ते पे तो बेचारा मर ही जाएगा। तो वो सरवाइव कब करता है, जब वो किसी इंसान के अंदर होता है। तो इंसान वहाँ पर एज अ होस्ट उसके लिए काम कर रहा होता है। क्लियर है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट पे क्या उसका असर है और क्या योगदान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो देखते हैं। So microorganisms and environment। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़, बायोडिग्रेडेबल नाम सुना होगा आपने, डिकम्पोजिशन नाम सुना होगा मैंने, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन में हेल्प कौन करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में हेल्प करता है वो क्या है, डीकॉम्पोजिशन में। डीकॉम्पोजिशन कैसे, ब्रेकिंग डाउन और ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है। सेकंड, कन्वर्ट वेस्ट इनटू मैन्योर्स। ठीक है, मैन्योर मतलब खाद जो आप यूज करते हो किसमें, जैसे एग्रीकल्चर लैंड में यूज करते हो, खेतों में आप जो वेस्ट होते हैं उनको यूज करते हो, जिससे आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते हो। थर्ड, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है, अगर मान लो आपने किसी एरिया ऑफ लैंड है आपके पास, आपने उसमें कोई क्रॉप मान लो किसी ईयर में कल्टीवेट किया या इस ईयर कल्टीवेट किया, ठीक है, और मान लो आपने उसे 1 साल छोड़ दिया, तो जो भी बायोडिग्रेडेबल होंगे ना वो डिकम्पोज करके जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटाश वगैरह या जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं सॉइल में,
उसे वो क्या करते हैं, रीगेन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छे। सेकंड, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस, क्या है इनका एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? ऑब्वियसली दे क्लीन द एनवायरनमेंट। अगर सारी चीज़ों को डिकम्पोज कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को, तो दे आर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट इज व्हाट, क्लीन एनवायरनमेंट। सेकंड, अभी बताया मैंने, न्यूट्रिएंट साइकिल को वो मेंटेन करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। सो क्या लिखोगे, मेंटेन न्यूट्रिएंट साइकिल। अगर न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन होता है, सॉइल की न्यूट्रिशन वापस आती है, तो इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। सो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग और इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्लियर? नाउ अब ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कोरोना का, तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंसान के लिए घातक ही है, डेंजरस है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड में यूज़ होते हैं, आप खाने में यूज़ करते हो। ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। तो क्या क्या आप यूज़ करते हो इसमें? जैसे पहला हमने यूज़ किया यीस्ट। यीस्ट हम किस में यूज़ करते हैं? यीस्ट है क्या पहले? तो ये क्या है, एक फंगस है। ठीक है, ये फंगस करता क्या है ये? इट प्रोड्यूसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब इसका क्या यूज़ करेंगे? किसी भी CO2 होगा तो कोई भी चीज़ जो है वो फ्लफ़ी बनने में मदद करता है, इसलिए हम इससे क्या बनाते हैं, ब्रेड, सॉफ्ट फ्लफ़ी ब्रेड। सो हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। क्लियर? सेकंड बैक्टीरिया, second microorganism is lactobacillus. What is the use of lactobacillus का यूज किस चीज में करते हैं? देखो, वर्ड लैक्टो जो है वो लैक्टोज कहाँ पे आ जाता है, मिल्क में। सो इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। It produces what? Lactic acid. Clear? अब जैसे अभी ऊपर बताया, न्यूट्रिएंट को मेंटेन करते हैं, रिसाइकिल करते हैं सॉइल में, तो इसका मतलब इनके कुछ बेनिफिट्स हैं इनके एग्रीकल्चर में भी। सो डैट मीन्स दे आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर। तो कुछ नाम उनके भी देख लेते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। ओके, जैसे पहला है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है राइजोबियम, और रहता कहाँ है? इट लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। ठीक है, आप जो भी लेग्यूम्स लगाओगे
उसके रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। बोलोगे सर इसका क्या काम क्या है? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होके करता क्या है? सो इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर? इससे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने से क्या होगा? इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। सो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग और increases soil fertility artificially or naturally? Naturally. Clear? उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट और एक और एग्जांपल, माइक्रो एल्गी का। ठीक है, दे आर लाइक टाइनी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स। What are the importance of this tiny oxygen producers? क्या importance इनका? So it produces more than 50% of what? Earth's oxygen produces more than 50%. Can you imagine? 50% जो है अर्थ के ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे हैं? दीज माइक्रो एल्गी से। ये माइक्रो एल्गी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज टाइनी एल्गी दे प्रोड्यूसेस 50% of the earth's oxygen. Can you imagine, my dear students? 50% of earth's oxygen. Okay. They are also used for what? हम लोग इसे फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। सो यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। सेकेंड, समटाइम्स और मोस्टली हम इसे यूज करते ही हैं। सो हेल्पिंग व्हाट? क्लीनिंग वाटर, हेल्प क्लीन वाटर, and also used as biofuel. So used in biofuel. अब सवाल ये उठता है कि हमने सेल तो पढ़ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया। एक चीज जो रह गई, जैसा हमने डेफिनेशन बताया था आप लोगों को, that cell is the basic unit of life. Okay. सवाल ये उठता है that why cell is cell the basic unit of life? So बहुत ही साधारण और बहुत ही बेहतरीन इसका उत्तर है, आंसर है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, जो भी प्लांट एनिमल जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सेल्स को कंबाइंड करके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू को कंबाइंड करके क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन को कंबाइंड करके क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ऑर्गन सिस्टम को जब आप कंबाइन करते हो तो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सो ऑल लाइफ एक्टिविटीज अकर इन व्हाट? अकर इनसाइड द सेल्स। और जो भी न्यू सेल डेवलप होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होता है। ठीक है, तो जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे न्यू सेल डेवलप होता है। क्लियर है? तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर? दैट सेल इज
the basic unit of life, because first, all organism are made of cells. बहुत बढ़िया. दूसरा, all life activities occur inside cells. And third, new cells arise from existing cells. Clear? So friends, this chapter, that is the invisible living world, this is not just a small in importance. Okay, if मतलब अगर आप इसे देखो, आप इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो, so it is very huge in impact. Okay, from digestion to soil fertility, and from oxygen to production to waste, recycling, microorganisms, cells, these all collectively make life on earth. Because of these things, because of these organisms, because of these waste, fertility of soil, the life on earth is possible. Okay, so मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा. तो मैं इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ. हैव अ वेरी नाइस डे.